भी कोई प्रमेय या कथन दिया उदाहरण दिया जाए तो उसको यदि तो के रूप में लिखा जाता है, उसे सशर्त कथन कहते हैं। यदि तो के रूप में लिखे गए कथनों को सशर्त कथन कहते हैं। सशर्त कथन में यदि से प्रारंभ होने वाले वाक्यांश को पूर्वार्ध और तो से प्रारंभ होने वाले वाक्यांश को उत्तरार्ध कहते हैं। दिए गए किसी सशर्त कथन के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध वाले वाक्यांशों के स्थानों में परस्पर परिवर्तन करने पर प्राप्त नए कथन को मूल कथन का विलोम कथन कहते हैं। जैसे कोई भी प्रमेय दिया गया है तो उस प्रमेय को देने के बाद, जैसे प्रमेय दिया गया है तो उस प्रमेय को देने पर उसका विलोम भी हो सकता है, और विलोम लिखते समय हमेशा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अदला बदली की जाती है। किसी सशर्त कथन का विलोम सदैव सत्य नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी सशर्त कथन अर्थात किसी भी प्रमेय का विलोम हमेशा सत्य नहीं होता। प्रमेय अपगृहीतों तथा तर्कों के आधार पर सिद्ध किए गुणधर्मों को प्रमेय कहते हैं। कोई भी प्रमेय अगर दिया गया है तो अपगृहीत और विभिन्न प्रकार के कोणों, रेखाखंडों, किरणों या नियमों या गुणधर्मों के आधार पर जो सिद्ध किया जाए उसे प्रमेय कहते हैं। किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत तार्किक तथ्यों को प्रमेय की उत्पत्ति कहते हैं। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आकृति बनाना, आकृति बनाने के बाद उसकी रचना करना अथवा उसमें अलग अलग प्रकार के अपगृहीतों और तर्कों का समावेश करके जो तार्किक विधि प्रस्तुत की जाती है उसे उत्पत्ति कहते हैं। उत्पत्ति के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यक्ष उत्पत्ति में आकृति बनाकर उसका नामांकन कर करके उसके अलग अलग जो भी प्रकार होते हैं, अलग अलग जो तर्क होते हैं उनको विधिवत लिखा जाता है। अप्रत्यक्ष पद्धति में दिए हुए जो कथन होता है उस कथन को पहले असत्य मानकर या उसको सत्य मानकर अलग अलग प्रकार से तार्किक विधि से उस निष्कर्ष को सत्य तक पहुंचाया जाता है। अर्थात कभी का अक्सर ऐसा होता है कि अप्रत्यक्ष पद्धति में दिए हुए कथन को हम असत्य मानते हैं और विभिन्न प्रकार की तर्कों का उपयोग करके हम सत्य तक पहुंचते हैं, वह अप्रत्यक्ष पद्धति कहलाती है। जब हम किसी प्रमेय की उत्पत्ति प्रस्तुत करते हैं तब पूर्वार्ध को दत्त भाग और उत्तरार्ध को साध भाग कहा जाता है। जैसे अभी एक प्रमेय दिया गया है, परस्पर प्रच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रमेय परस्पर प्रच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। तो यहाँ पर ये रेखा AB, रेखा CD परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेदित करती है। तो सबसे पहले कथन के आधार पर हमने आकृति बना ली। रेखा AB, रेखा CD परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेदित करती हैं। इसके लिए हमें दत्त लिखना पड़ेगा। दत्त जो प्रश्न में दिया गया था कि परस्पर प्रच्छेदित करने वाली दो रेखाएं, तो यहाँ पर हमारे पास जो दो रेखाएं हैं उन्हें हमें दत्त में लिखना है। रेखा AB तथा रेखा CD परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ पर रेखा AB, रेखा CD दोनों परस्पर एक दूसरे को बिंदु A पर प्रच्छेदित करती है। तो चाहिए तो ऐसा एक रेखी दर्शा सकते हैं, A डैश O डैश B, दूसरा C डैश O डैश D। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध उत्तरार्ध कथन में लिखने के लिए हमें क्या पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को लिखने पर क्या होता है कि उनके द्वारा बनने वाली शीर्षाभिमुख कोणों की माप समान होते हैं। शीर्षाभिमुख जिनके शीर्ष बिंदु समान हो ऐसे कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब इन दोनों को सिद्ध करना है कि इन दोनों को साथ देने लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे कोण AOC बराबर है कोण BOD के, कोण BOD की।
ये पहला। दूसरा इसमें क्या है, कोड AOD, कोड AOD बराबर कोड ए से, फिर यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा BOC, आमने सामने के कोड BOC। ये हमें सिद्ध करना है कि शीर्षा दोनों कोणों की जोड़ी समान है और उनका समान शीर्ष बिंदु क्या है, बिंदु O। ये आमने सामने के कोण, ये दोनों जोड़ी और ये दोनों जोड़ी परस्पर एक दूसरे के समान है। यहाँ पर उत्पत्ति लिखते समय हमें देखना है कि दोनों में से, जैसे मैं ये आकृति बना रहा हूँ, इस आकृति को देखकर एक दूसरी आकृति थोड़ा सा अपने ध्यान में रखकर यहाँ पर, और जैसे ये है, ये O और यहाँ पर A और यहाँ पर है C और इधर पे क्या है B, ये दो। अब इसके आधार पर लिखना पड़ेगा कि इन दोनों कोणों को, जैसे ये दोनों कोण एक दूसरे का रेखीय युगल कोण बनाते हैं, ये उसी आकृति का भाग है, ये वाला भाग उस आकृति का है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण क्या दिया गया है, सबसे पहले दत्त में जो दिया गया वो लिख लेने का। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेखा AB तथा रेखा CD परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। ये लिख लिया और ये हो गया दत्त। अब उसी आकृति का ये वाला भाग देखो, ये रेखीय युगल बना रहा है, यहाँ पर लिख सकते हो कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश, यहाँ पर कथन A। अब उसी प्रकार से उसी आकृति का दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ वाला अगर देखो, तो नीचे की तरफ वाला दूसरा हिस्सा ये वाला और ये वाला देखेंगे। जैसे यहाँ पर CO, यहाँ पे B और इधर पे D। अब इसके आधार पर ये वाला कोण नीचे की तरफ से अगर देखें तो यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है ये रेखीय युगल कोण है, तो ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण COB, कोण COB प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। ये कथन नंबर 2। ये भी क्या था, रेखीय युगल कोण। यहाँ पे लिख सकते हैं रेखीय युगल, कारण लिखना जरूरी होता है, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण हो गया। और यहाँ भी ये रेखीय युगल कोण। अब दोनों कथन में देखेंगे, कथन 1 और कथन 2 में दाएं पक्ष में यहाँ पर 180 अंश है, यहाँ पर 180 अंश है। इसका मतलब दायां पक्ष समान है तो बायां पक्ष क्या होगा, समान होगा। इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग, कथन 1 और 2 से यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 तथा कथन 2 से दायां पक्ष समान था तो बायां पक्ष समान हो जाएगा। इसलिए कोण AOC प्लस कोण COB बराबर कोण COB प्लस कोण BOD, ये आएगा। अब इसमें से ये दोनों समान था, ये कट गया, इसलिए क्या आ गया, कोण AOC बराबर कोण BOD। ये जो हमें पहले सिद्ध करना था वो हमें मिल गया। उसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं लिखने में, उसी प्रकार हम
और ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी, इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 प्रश्न संख्या 1.3 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 1.3 देखने में सबसे पहले प्रश्न संख्या 1.3 देखने के लिए आप लोगों को किताब की आवश्यकता होगी। किताब में क्योंकि कथन बड़े बड़े हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको इन प्रश्नों को देखना है या के रूप में। जैसे एक्सरसाइज 1.3 के पहले में क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों को यदि दो के रूप में लिखिए। तो पहला कथन क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांशम होते हैं। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांशम होते हैं, तो यहाँ पर चतुर्भुज पर हमें विचार करना है। यदि कोई चतुर्भुज समांतर है, यदि कोई चतुर्भुज समांतर है तो उसके सम्मुख कोण सर्वांशम होते हैं। ये पहला हो जाएगा। पहला क्या था, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांशम होते हैं। तो यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांशम होते हैं। हमने यहाँ पर यदि इधर पे और इधर पे ये दो कथन यदि दो के रूप में इसको लिखा। दूसरा है आयत के विकर्ण सर्वांशम होते हैं। आयत के विकर्ण, आयत भी एक चतुर्भुज होता है, इसलिए सबसे पहले चतुर्भुज पर विचार करना पड़ेगा। चतुर्भुज पर विचार करने पर हम क्या लिख सकते हैं, यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांशम होते हैं। यहाँ पर यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांशम होते हैं। तीसरा, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। तो कोई भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज अगर देखते हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज ये है, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज जैसे ए बी सी, ये दोनों भुजाएं समान है, ये इसका आधार है, ये यहाँ पर उसका क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। ये मध्य बिंदु है, ये आधार पर लंब होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि तो के रूप में, यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु के जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, नीचे दिए गए कथनों के विलोम लिखिए। जैसे पहला कथन क्या दिया गया है उसका उल्टा लिखना है, या विलोम मतलब जो भी कथन दिया गया है उसको विलोम के रूप में लिखना। जैसे प्रमेय का विलोम होता है उसी प्रकार दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांशम होते हैं। यहाँ पर यदि दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांशम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है कि दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई है तो एकांतर कोण सर्वांशम होते हैं। मतलब प्रश्न में दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा दी गई है तब एकांतर कोण सर्वांशम होते हैं। लेकिन इसका विलोम लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांशम हो और तब उन दोनों की रेखाएं क्या होंगी, समांतर। यहाँ पर जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं ले लिया हमने, अब ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा हो गई, रेखा एल, रेखा एम और यहाँ पे रेखा एम। ये दोनों कोण एकांतर कोण होते हैं और ये दोनों कोण एकांतर कोण होते हैं। इस तरीके से ये दिया गया है। दूसरा कथन क्या है, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यहाँ भी वही है, दो तिर्यक रेखा दी गई है और उनको एक प्रच्छेदित करने वाली रेखा दी गई है जिससे एक अंतःकोण की जोड़ी बनती है। और जो अंतःकोण की जोड़ी बनती है, अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात वो संपूरक कोण होते हैं, इसीलिए वे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब हमें लिखना है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो परस्पर समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित करती है तो उनके अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ये दो तिर्यक रेखाएं हैं, सॉरी दो समांतर रेखाएं हैं और
उन समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रक्षेपित कर रही है। जैसे ये रेखा L, रेखा M, रेखा N, ये वाली जोड़ी जो होगी अंतःकोण की जोड़ी होती है, या ये वाली जोड़ी जो होती है वो अंतःकोण की जोड़ी होती है। तीसरा, आयत के विकर्ण सर्वांशम होते हैं। यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांशम हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है। कोई भी चतुर्भुज ले लो, अगर उस चतुर्भुज के जैसे दिया जाए उसके विकर्ण अगर सर्वांशम होते हैं, जैसे ये चतुर्भुज का है, ये चतुर्भुज, ये दोनों विकर्ण सर्वांशम है, मतलब ये विकर्ण की लंबाई पूरी, मतलब ए बी सी डी, यहाँ पर अगर ए सी बराबर है बी डी तो जाकर ये कथन सिद्ध होता है। आयत के विकर्ण सर्वांशम होते हैं। आयत के विकर्ण सर्वांशम होते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे विलोम में, यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांशम हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है। धन्यवाद।